Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Loss and Damage Fund approved at Conference of Party number 28. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए आप सबको पता है कि दुबई के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 चल रही है ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वहाँ पे फाइनली एक नया तरह के फंड को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। काफ़ी टाइम से ये फंड जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइज हो रहा था, बट अब उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है। तो लॉस एंड डैमेज फंड के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग करने वाले या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज अलग होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। बट सिंस दे आर हाईली डेवलप्ड, दे आर वेल प्लान्ड और वेल एडजस्टेड अगेंस्ट एनी नेगेटिव आउटकम्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के पीछे जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, सिंस दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड। पर जो देश डेवलपिंग हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का डिसप्रोपोर्शनेटली हाई निगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एज कंपेयर टू देयर रोल इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इस इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया लॉस एंड डैमेज का, कि द डेवलप्ड कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंड जिसको कहा जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड। उस फंड का इस्तेमाल करेंगी लीस्ट डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। एलडीसीज के लिए तो अलग से ऐसा फंड पहले से था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खासकर ये लॉस एंड डैमेज फंड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल सूटेड बनाया जाए अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड को डिस्कस किया जा रहा था। ये क्लाइमेट इनजस्टिस का आपको अंदाजा लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट कि राइट सिंस इंडस्ट्रियल एरा दैट स्टार्टेड इन 1850, countries like US, UK, European Union alone are responsible for 50% of overall emission। तो दुनिया का आधा आप मान सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आधा जिम्मेदार तो ये 3 यूनिट्स अकेले हैं। बट इनके ऊपर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो डेटा है कि दीज 3 आर 50% responsible for global warming and the greenhouse gas emissions since industrial era. This data is coming from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). तो इम्पॉर्टेंट है। और वहीं अगर बात की जाए भारत जैसे देशों की, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा इमिशन करने वाला देश बन गया है, नो डाउट अबाउट दैट, आफ्टर चाइना एंड यूएस। बट अगर ओवरऑल इमिशन देखें तो आज भी हमारा इमिशन हार्डली 4% ही है सिंस इंडस्ट्रियल एरा। तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का, बट हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उतना है नहीं। तो ये जो फेनोमेना है इसको कहा जाएगा क्लाइमेट इनजस्टिस, और इसी को एड्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया लॉस एंड डैमेज फंड का। लॉस और डैमेज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये दो कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है। देखिए, लॉस pertains to that impact on surroundings जिसको रीस्टोर करना, रिपेयर करना अब इम्पॉसिबल है, उनको कहा जाएगा लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एक बार लॉस हो गया पूरी तरह से तो उसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। बट डैमेज ऐसे नेगेटिव आउटकम्स हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विच कैन बी रीस्टोर्ड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल डैमेज टू मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल, तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड डैमेज। और लॉस एंड डैमेज फंड का पर्पस है कि ऐसा एक फंड डेवलप किया जाए जिससे डेवलपिंग कंट्रीज जो लॉस हुए रिसोर्सेस हैं उसको जितना हो सके उतना हद तक उसके कारण होने वाले नेगेटिव्स को अवॉइड करे और डैमेज हुए रिसोर्सेस को रिपेयर करने की कोशिश करें।
अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉस एंड डैमेज फंड काफी टाइम से डिस्कशन में था, लेकिन ये जो मौजूदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 चल रही है दुबई में, वहां पे इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इट हैज बीन नाउ ऑफिशियली लॉन्च्ड। तो इनिशियल फंडिंग की गई है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए $475 million। $100 million इज प्लेस्ड बाय द होस्ट कंट्री यूएई। यूरोपियन यूनियन ने $275 million प्लेस किया है, यूएस 17.5, वाइल $10 million फ्रॉम जापान। ये जो फंड है लॉस एंड डैमेज फंड, दैट विल बी ओवरऑल ओवरसीन और मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन द अर्ली फेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, दे वेर अर्लियर नॉट विलिंग टू गिव द कंट्रोल ऑफ दिस फंड टू वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं कि इट इज बाइस्ड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अभी के लिए इस लॉस एंड डैमेज फंड के मैनेजमेंट को सौंपा गया है टू द वर्ल्ड बैंक। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं बोर्ड वर्क नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज के दिन आई एम आउट फ्रॉम माई प्लेस, तो आज मैं बोर्ड वर्क अभी बना नहीं पा रहा हूँ। देखता हूँ, मैं बाद में इसको कल तक बना करके देने की कोशिश करूंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सोल। ये लॉस एंड डैमेज फंड तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है ये। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार जरा समझना होगा लाइफ मिशन के बारे में। लाइफ मिशन हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफा कवर किया है, एक बार फिर देख लेते हैं। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। लाइफ मिशन का अगर सरल भाषा में कहें तो उद्देश्य है लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करना, उनके जीवन के तौर तरीकों में, लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव लाना कि अपने आप वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल अप्रोच अपने जीवन में अपना ले। इस गोल के साथ लॉन्च किया गया लाइफ मिशन। तो इसको कहा जाएगा नज थ्योरी। नज थ्योरी या नज थ्योरी का एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होता है नज थ्योरी, वो भी समझेंगे। एक बार कुछ और फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मिशन। यू सी, लाइफ मिशन रिवॉल्व्स अराउंड P3 मॉडल। P3 मॉडल मींस प्रो प्लैनेट पीपल। तो लोग ऐसे हों, इससे ही आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ मिशन का पर्पस क्या है। लोगों को ऐसे उनके लाइफस्टाइल को बदला जाए कि उनकी लाइफस्टाइल अपने आप प्रो प्लैनेट या इन फेवर ऑफ या इन सपोर्ट ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी हो जाए। मतलब लाइफस्टाइल शुड बी लाइक दिस, इट बिकम्स प्रो प्लैनेट। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ मिशन का, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी on the platform of Conference of Party number 26 of United Nations Framework Convention of Climate Change in Glasgow in 2021, 2 साल पहले। 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था ग्लासगो में, फिर लास्ट ईयर 27th हुआ था शर्म एल शेख इन इजिप्ट, और अभी चल रहा है इन दुबई, यूएई। तो 2026 में लाइफ मिशन प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, और साथ ही साथ ये आइडिया दुनिया के साथ शेयर किया ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 इन ऑर्डर टू प्रोपागेट दिस आइडिया अक्रॉस द ग्लोब। ये है लाइफ मिशन। मैंने आपको कहा कि लाइफ मिशन इज बेस्ड ऑन नज पॉलिसी। क्या होता है नज पॉलिसी? देखिए, नज पॉलिसी होती है जहां पे आप लोगों का एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ देयर राइट टू चूज, उसको कहा जाएगा नज पॉलिसी। देखिए, आप इकोनॉमिक्स में तो पढ़ ही चुके हैं। इकोनॉमिक्स में दो मेन अप्रोच होते हैं। एक होता है मार्केट मॉडल, जिसको हम लोग लेसेस फेयर भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा सोशलिस्ट मॉडल, विच इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड, वेयर द गवर्नमेंट कीप्स कंप्लीट कंट्रोल ऑन द डिसीजन मेकिंग। पीपल डू नॉट हैव मच फ्रीडम इन ऑर्डर टू मेक देयर चॉइसेस, स्पेशली इकोनॉमिक चॉइसेस। इन दोनों के बीच में कहीं होगा नच, जहां पे सरकार वो काम भी करवा लेगी जो करवाना चाहती है, यानी कि हमारे अंदर वो राइट हैबिट्स डेवलप भी करा देगी, सो दैट वी एक्ट इन राइट मैनर विच इज गुड फॉर एंटायर सोसाइटी इन एनवायरमेंट अराउंड अस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर लिबर्टी टू चूज। इसको कहा जाएगा नज थ्योरी। मैं नज थ्योरी का थोड़ा और आपको डिटेल में समझा रहा हूं। देखिए, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई कर्व एंड ऑल,
दिस इज कंसिडर्ड एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स का एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जो मानता है कि इकोनॉमिक्स में लोगों के बिहेवियर को बदल करके काफी हद तक उनसे सही फैसले करवाए जा सकते हैं। तो बिहेवियर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिमांड कर्व सप्लाई कर्व पढ़ते हैं तो आप ही लोग कभी कभार पूछते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि दाम बढ़ने से लोग चीज़ों का कंजम्पशन घटा देते हैं एज पर डिमांड कर्व, बट जो मान लीजिए सिगरेट एडिक्ट है स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल एडिक्ट है, उसकी तो बिहेवियर उस डायरेक्शन में है, वो तो फिर दाम बढ़ने के बावजूद भी कंजम्पशन नहीं घटाएगा। तो दैट इज ट्रू, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स works slightly different from classical one. Classical one is theoretical economics, mathematical economics, but behavioral economics focuses on human behavior and bringing change in human behavior in such a manner that it overall leads to positive aspect on the society is known as nudge policy. भी नज पॉलिसी सरकार की तरफ से भी होती है। जब सरकार हमारे बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव लाती है बिना हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, तो इसको कहा जाएगा नज पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। लेकिन नज थ्योरी का आप आम जीवन में भी एप्लीकेशन देखेंगे। खासकर इसका एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा किसी बिलिंग काउंटर पे। आप किसी भी ऐसे शॉपिंग मॉल के बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो वहां पे बिलिंग काउंटर के पास रखी रहती है सिगरेट वगैरह, ये सब चीजें रखी रहती, चॉकलेट्स, क्योंकि उनको पता है कि सिगरेट या चॉकलेट खरीदने के लिए, सिर्फ सिगरेट या चॉकलेट खरीदने के लिए लोग मॉल में नहीं आते हैं। लोग मॉल में आते हैं अलग अलग चीजें खरीदने के लिए, कपड़े जूते खरीदने के लिए। लेकिन बिलिंग करते वक्त जैसे उनकी नजर इस पे पड़ेगी तो हो सकता है कि चलो उनको याद आएगा कि यार सिगरेट तो खत्म हो ही रहा है, चलो सिगरेट भी खरीद लेता हूँ। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नज अप्रोच और नज थ्योरी विच इज पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स in order to influence the decision of buyers without compromising on their right to choose। तो ये होती है नज थ्योरी। और लाइफ मिशन आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से नज पॉलिसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो जो लोग भी एथिक्स पढ़ चुके हैं मुझसे, वो बस इस नज पॉलिसी को लिंक करके देखें विद कॉग्निटिव डिजोनेंस। राइट, पहले कॉग्निटिव डिजोनेंस क्रिएट किया जाता है, फिर कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी आ जाती है, जिससे हमारे एटीट्यूड में बदलाव आता है। जिनको एथिक्स में पढ़ा चुका हूं उनको आई होप याद आ रहा होगा। दिस नज थ्योरी इज यूज्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिजोनेंस आल्सो फॉर एटीट्यूडनल चेंज। तो ग्रीन ये जो लाइफ मिशन है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नज पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। अभी लाइफ मिशन में गोल क्या है कि लोगों के जीवन के तौर तरीकों को, लाइफस्टाइल को ऐसे बदला जाए कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। लेकिन उसके लिए सब लोगों को फोर्स भी नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स पीपल कि आपको इतने पेड़ लगाने ही हैं, अदरवाइज दैट वुड बी लाइक मैंडेट या सोशलिस्ट मॉडल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो लोगों के फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी आपको रिटेन रखना है, बट उनके बिहेवियर को भी बदलना है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उसके लिए लाइफ मिशन के अंतर्गत लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकार लेकर के आई है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को सरकार ने अनाउंस किया था अक्टूबर महीने में ही कि दिस इज अ न्यू प्रोग्राम बीइंग ब्रॉट अंडर लाइफ मिशन विथ एन एम ऑफ डेवलपिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा कि हम लोग जितना पेड़ पौधे लगाएंगे, जितने एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोचेज लेंगे अपने जीवन में, उसका एक डिजिटल एविडेंस क्रिएट करके हमें एक पोर्टल पे अपलोड करना है। उस पोर्टल पे जब हम अपलोड करेंगे तो हमें फिर ग्रीन क्रेडिट अर्न करने को मिलेगा। वो ग्रीन क्रेडिट का हम अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बाइंग फ्यू थिंग्स। ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर लाइफ मिशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नज थ्योरी एप्लीकेशन। पैसा मिलेगा भाई पेड़ लगाने से, राइट, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, आपके फ्रीडम टू चूज को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है, मॉनेटरी इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है नज पॉलिसी। तो इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत 8 एक्टिविटीज को कवर किया जा रहा है। ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क लेवल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग, ये सब कुछ करेंगे।
और ऐसा करने के बाद when we upload the digital evidence of these activities on a dedicated website, then we will be able to earn some certificate of green credit. और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन क्रेडिट है, ये फिर हमें बाकी कुछ चीजें खरीदने में मदद करेगा। तो अभी एग्जैक्टली ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, ये ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट से क्या होगा, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर पाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। सरकार अभी इसको और इस पे क्लैरिटी लाएगी। 23 अक्टूबर को सरकार ने अनाउंस किया था, 13 अक्टूबर को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर लाइफ मिशन। अपने पोर्टल पे वहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप ये 8 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस क्रिएट करेंगे, डिजिटल उसको अपलोड करेंगे, देन यू विल अर्न ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट को आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ से उससे पैसा मिलेगा, उसको लेकर के भी पूरी तरह से क्लैरिटी है नहीं, लेकिन ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समझिए करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जाएगा, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया 13 अक्टूबर को। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 इन दुबई, कि हमने अब आज से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। और अब हम दुनिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड कंट्रीज भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने अपने देशों में लेकर के आए। प्रधानमंत्री जी ने एक डेटा भी कोट किया कि एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने से लगभग 2 बिलियन टन का कार्बन इमिशन कम किया जा सकता है। ध्यान रहे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिए कार्बन क्रेडिट होता है, सिमिलर ही है, बट उसमें कैसा है, इंडस्ट्रीज को टारगेट दिया जाता है कि भैया तुम इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हो, अगर तुम उससे कम इमिशन करोगे बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी या बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो तुमको कार्बन क्रेडिट अर्न करने को मिलेगा। वो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को तुम ट्रेड कर सकते हो विथ एनी अदर कंपनी जो अपने मैंडेटेड इमिशन से ज़्यादा इमिट कर रही है। मान लीजिए कि दो कंपनी को 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैस इमिट करने का परमिशन है, लेकिन किसी एक ने 80 यूनिट इमिट किया, तो उसके पास 20 यूनिट का कार्बन क्रेडिट आएगा जो किसी दूसरी कंपनी को वो बेच सकता है। और जो कंपनी खरीदेगी, अब उसके पास लिबर्टी होगी कि वैसे तो उसके पास परमिशन था 100 यूनिट कार्बन इमिशन करने का, लेकिन 20 यूनिट का उसने कार्बन क्रेडिट भी खरीद लिया, तो अब वो 120 यूनिट कार्बन इमिशन कर सकता है। ये है कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन इंडस्ट्रीज। ये जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार लाया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में अंडर क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997, जब दुनिया के कुछ देशों पे, डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पे लिमिटेशन लगाया कि आप इतना ही इमिशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो फिर आपको किसी दूसरे देश से कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से कम इमिशन होगा आज कंपेयर टू देयर मैंडेटेड इमिशन, राइट। तो यूएनएफसीसी के लेवल पे कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में, जहाँ पे कंट्रीज आपस में कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीद बेच सकते थे। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमारी सरकार इसी साल जून महीने में लाई अपने देश में अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जहां पे इंडस्ट्रीज आपस में कार्बन क्रेडिट खरीद बेच सकते थे। लेकिन ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज फॉर इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी टू क्रिएट सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, पेड़ पौधे लगाएं और वहां से फिर ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट अर्न करें, जिससे फिर हमें कुछ रेम्यूनरेशन मिले। जबकि कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम वाज फॉर इंडस्ट्रीज। I just hope it is clear. Don't confuse between the two things. Green credit and carbon credit. Carbon credit यूनिवर्सली कंट्री लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल ने इंप्लीमेंट किया, फिर कंट्रीज के लिए हमारे, अब फिर इंडस्ट्रीज के लिए हमारे देश के अंदर कार्बन क्रेडिट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारत सरकार ने, कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडस्ट्रीज आपस में कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स खरीद बेच सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट इज फॉर इंडिविजुअल्स हु टेक एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां मैंने आपको दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हिंट्स भी दे रखा है मैंने। और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में।
इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 4 environment ethics point of view. देखिए, environmental ethics is a kind of applied ethics where we apply the concept of ethics in the field of environment. राइट, ये आप पढ़ते हैं अपने जीएस पेपर 4 एथिक्स में. तो जहां पे भी आप देखेंगे कि पेड़ पौधों को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको कल्चर के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, वैसे एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं एक्टिविटी इन लाइन विथ एनवायरमेंट एथिक्स. तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स. जहां पे आप देखिए, नागालैंड के अंदर नागा ट्राइब के लोग जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाते हैं 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक. तो इस साल भी ये शुरू हो चुका है हॉर्नबिल फेस्टिवल. 1963 से ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है नागालैंड में, जब से नागालैंड एक अलग स्टेट का गठन हुआ था. नागालैंड एज ए सेपरेट स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963 1 दिसंबर आई बिलीव, असम से सेपरेट होकर के. तो तब से वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है ऑन सजेशन ऑफ द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन. हॉर्नबिल फेस्टिवल का पर्पस है टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड. दैट इज व्हाई आई सेड कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स. हॉर्नबिल बर्ड की अगर बात की जाए तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है. इट इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश. ध्यान रहे, हॉर्नबिल फेस्टिवल बनता है नागालैंड में, पर इट इज नॉट स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड. नागालैंड का स्टेट बर्ड अलग ही है, ब्लाइथ ट्रैगोपैन है. हॉर्नबिल इज फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक रॉ ओवर पन्नून केस. क्या है ये मामला? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पीटी या मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा. देखना होगा इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में. बट अभी जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा है एपीएससी में, उनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है. देखिए क्या हुआ है हाल फिलहाल में. यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक इंडैक्टमेंट, इंडैक्टमेंट वो लोग कहते हैं केस को, हमारे यहाँ जिसे एफआईआर कहते हैं, वहां पे इंडैक्टमेंट रेज किया है अगेंस्ट एन इंडियन मैन निखिल गुप्ता. तो बेसिकली एक केस फ्रेम किया गया है अगेंस्ट एन इंडियन मैन निखिल गुप्ता बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. केस के अंतर्गत निखिल गुप्ता के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने किसी इंडियन ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट के सजेशन पे या डायरेक्शन पे अमेरिका के अंदर रहने वाले एक इंसान जिनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नून, इसकी असैसिनेशन करने की प्लानिंग की कोशिश की निखिल गुप्ता ने. इंडियन किसी ब्यूरोक्रेट के इंसिस्टेंस पे गुरपतवंत सिंह के पन्नून की असैसिनेशन करने की कोशिश की. समहाउ दिस प्लान फेल्ड, इट वाज फॉइल्ड. अब निखिल गुप्ता के खिलाफ केस फ्रेम किया गया है. इंडैक्टमेंट हैज बीन रेज्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट निखिल गुप्ता. अब ये पूरा का पूरा मामला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी दूसरे देश के अंदर दूसरे देश के नागरिक को मरवाने की कोशिश करना इज कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि भारत सरकार यूएस के अंदर रहने वाले, अब तो गुरपतवंत सिंह को असैसिनेट कराने की कोशिश की, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द यूएस बाय इंडिया एंड विच कैन लीड टू ट्रेनिंग ऑफ द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज. अभी ये एलिगेशन है, अभी देखते हैं इस पे क्या केस बनता है. बट यूएस ने अपने जो चार्जशीट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो अपना चार्जशीट प्रिपेयर किया है, उसमें भारत सरकार को भी एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट उस क्लेम किया गया है. तो भारत सरकार को भी इस पे कहीं ना कहीं लाया जा रहा है इस पूरे इशू पे. अभी ये पूरा मामला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी तरीके का एक एलिगेशन लगाया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर links of government of India in assassination of a Canadian citizen. I think his name was some Niger, yeah, I think some Canadian citizen, निर्जर या समथिंग, ये इसका इमेज भी है यहाँ पे. कैनेडियन सिटीजन सिमिलरली लाइक गुरुपतवंत सिंह पन्नून
was killed in Canada. और उस टाइम में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैड रेज्ड दैट इशू, बट भारत सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अभी ये निर्जर और ये पतवंत सिंह में एक कॉमनैलिटी है, बोथ आर खालिस्तानी सिंपथाइजर, खालिस्तानी सपोर्टर। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर ये जो केस बन रहा है, ये जो एलिगेशन बन रहा है, वो और ज़्यादा सस्पेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है कि खालिस्तानी सपोर्टर ने शायद से इसके लिए इनको मरवाने की कोशिश की होगी। अभी अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में भारत सरकार का अप्रोच काफ़ी अलग रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के एलिगेशन के टाइम में इंडिया हैड आउटराइटली रिजेक्टेड सच एलिगेशन, और इंडिया ने उल्टा आइसोलेट करा दिया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम अदर सपोर्टर्स इन जनरल ऑफ कनाडा। तो अदर सपोर्टर्स या allies ऑफ कनाडा लाइक यूके, यूएस आल्सो हैड नॉट सपोर्टेड कनाडा एट दैट टाइम। इंडिया ने भी की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी स्ट्रेन हुए थे। बट इस बार एलिगेशंस लग रहे हैं यूएस की तरफ से। तो इस बार इंडिया ने काफ़ी अलग अप्रोच लिया। इंडिया ने सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। So even before officially US could put allegations against India, India announced that we have established a high-level probe committee looking into allegations. So the reactions are starkly different, and the reason why reactions are starkly different is because perhaps stake is also different this time. Canada और US के relations, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस थे पिछले बार स्टेक पे, इस बार इंडिया यूएस के रिलेशंस है, तो स्टेक्स आर हाई है, एंड दैट इज वाई परहैप्स रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। बट इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया अब किस तरह का स्टैंड लेता है। इंडिया अगर इस तरह के एलिगेशंस को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है तो इंडिया यूएस रिलेशंस पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर इसमें कहीं भी इम्प्लिसिटली इंडिया का अगर कुछ भी रोल दिखता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियाज अटेम्प्ट टू इन्फ्रिंज यूएस सोवरेनिटी, दैट विल ऑल्सो नॉट गो वेल विद द यूएस। तो देखना होगा क्या होता है। एआईजीएस से रिलेटेड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सपोसैट एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है तीसरा स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली वन। Base effect, it is the impact of price level on the previous level for calculation of inflation rate. That's all from our side for today. Thanks for watching.